हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और पिछले क्लासेस में हमने 153 को आई थिंक रिवीजन करा था। बट उस टाइम हुआ यूँ था कि शायद थोड़ी नर्वस और मेरे को मन भी नहीं था लेक्चर्स लेने के लिए, इसीलिए प्रॉपर तरीके से मैं ना कर नहीं पाया। ओके, डोंट वरी। आज फिर से हम लोग 153 को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे और थोड़ी जल्दबाजी में देखेंगे। ओके, जल्दी में इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एक क्लासेस हो चुका था 153 और तो उसी को हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ओके, रिवीजन रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ए प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। ओके, बार बार अगर आप रिवीजन करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। बट अगर किसी भी काम को अगर आप 2-3 महीने कंटिन्यू करें और फिर 3-4 महीने आप छोड़ दो तो फिर वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। ओके, लोहे में भी जंग लग जाता है अगर उसका यूजेज ना हो तो, इसलिए रिवीजन प्रॉपर तरीके से ज़रूरी है, जो कि मेरे साथ आई थिंक हुआ था। एक्चुअली 10-15 दिन तक मैं यहाँ था नहीं तो क्लासेस भी नहीं हो पाया और पूरी शेड्यूल भी मैं देख नहीं पाया कि कौन सा क्लासेस कब करनी है। डिप्लोमा की भी रह गई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी रह गई। तो फॉलो में तो सब चीज़ बढ़िया होता है, बट अगर छूट जाए तो फिर मन भी नहीं करता और मन भी करे तो फिर उस लेवल पे आने में दिक्कत होती है। ओके, तो एनीवेज रिवीजन को कंटिन्यू रखें और जो हमारे प्रिय मित्र हैं और प्रिय छात्र हैं, आप सभी को सबसे पहले छात्रों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है वो माँ सरस्वती की त्यौहार जो होती है, माँ सरस्वती की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है छात्रों के लिए। हमारे फील्ड में भी एट इट इज़ अभी भी हमारे लिए माँ सरस्वती एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। अलग नज़रिए की मीन्स कि सभी देवी देवताओं में से सबसे आई थिंक सर्वश्रेष्ठ माँ सरस्वती को एज ए स्टूडेंट लाइफ में देखा जाता है। तो क्योंकि ऐसा ग्रंथों में भी है कि माँ सरस्वती एज ए समझ रहे हैं ना। ओके, तो आज नहीं परसों शायद है, तो वसंत पंचमी माँ सरस्वती जी की पूजा के लिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और मनोकामनाएं और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपकी हमेशा जो मनोकामनाएं हैं माँ सरस्वती आपको प्रदान करे, दान करे, प्रदान करे। ओके, विद्यावाणी, हंसवाणी। मतलब क्या होता है ना कि डिपार्टमेंट सबका अलग अलग है। आप देवी देवताओं में भी देखो और अपनी वर्किंग या स्टाइल लाइफ में भी देखो, लिविंग लाइफ में भी देखो, सबकी डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो विद्या के लिए माँ सरस्वती बनी हुई है एंड अगर मशीन्स और टूल्स रहे तो फिर विश्वकर्मा भगवान जी बने हुए हैं और अगर फिर रक्तदान या समथिंग कुछ रहे, रक्त बीज या, तो उसके लिए चंडी माँ और क्या क्या काली माँ समथिंग। तो सबका कुछ कुछ डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो हम लोग में भी माइनिंग में भी सबका डिपार्टमेंट बना हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंस और सबसे हेवी ड्यूटी जो डिपार्टमेंट है वो वेंटिलेशंस का है। प्रोडक्शंस तो आप कर दीजिएगा, नो डाउट, नो वरी अबाउट प्रोडक्शंस, बट प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। गर्मी के दिन में सीजन जो एयर फ्लो होती है वो उल्टी होने लगती है, पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर,
इनफैक्ट आपको कैलकुलेशंस करके उतनी डाटा में आपको वेंटिलेशंस करना है जितनी की माइंस में रिक्वायर्ड है। अगर 6 पर्सन है तो 6 × 6 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से आपको हवा भेजनी है, यानी कि 6 × 6 36 मीटर क्यूब पर मिनट में हवा भेजनी है। ज़्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, दोनों डेंजरस है माइंस के लिए। तो सबसे भारी भरकम डिपार्टमेंट है वेंटिलेशंस का। इनफैक्ट की वेंटिलेशंस की जो रीडिंग लेनी है, जो एग्जामिन होती है, जो LMB में मतलब लास्ट वेंटिलेशंस सर्कुलेशंस या LMC लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शंस, उसमें जो भी डाटा भेजना होता है बहुत मतलब टफेस्ट काम है। पूरी एरिया की कैलकुलेशंस करके आपको डाटा निकालना होता है, कितनी वेलोसिटी ऑफ एयर है, कितनी हवा प्रेजेंट है, और ऊपर से गैसेस को भी आपको मद्देनजर रखना होता है। एनीवेज रेगुलेशंस को चलते हैं। रेगुलेशंस 153 सबसे पहले कि हम लोग वेंटिलेशंस किस लिए करते हैं, ताकि हवा, इसलिए हम लोग वेंटिलेशंस करते हैं ताकि व्हाट, ताकि क्लियर ऑफ स्मोक। जो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बातें हैं वही, एक्स्ट्रा या अपने हिसाब से नहीं। टू डाइल्यूट या टू क्लियर स्मोक। तो सेंटेंस में क्या मेंटेन है, विच आर नॉट सील्ड ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन टू क्लियर स्मोक। प्रॉपर वेंटिलेशन या स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन किस लिए करते हैं, टू क्लियर स्मोक। पहला टू क्लियर स्मोक, जो रेगुलेशंस में मेंटेन है वही। स्मोक के साथ साथ स्टीम मतलब भाप। ओके, देन आफ्टर डस्ट, ये सब टू क्लियर स्मोक, स्टीम एंड डस्ट। ओके, उसके बाद सबसे मेजर पॉइंट, टू डाइल्यूट द इनफ्लेमेबल गैसेस और टॉक्सियस गैसेस भी, टू डाइल्यूट इनफ्लेमेबल गैसेस और नॉक्सियस लिखा हो गया है जहरीली, NOXIOUS, नॉक्सियस गैसेस। अच्छा, ये मेजर पार्ट्स माइंस में स्मोक, स्टीम, डस्ट, ये तीनों को क्लियर करने के लिए। उसके बाद डाइल्यूट मतलब मिक्सचर्स बोल सकते हो। डाइल्यूट मतलब हल्का करना, जैसे सपोज दैट ये क्या आपका है, ये सपोज दैट मिल्क है, मिल्क इज ए गुड एग्जांपल ऑफ डाइल्यूशन। अब मिल्क को थोड़ी डेंसिटी अगर ज़्यादा है, घनत्व इसमें है थोड़ा ज़्यादा, गड्ढे है, मतलब होता है ना कि पानी नहीं मिलाना है, एकदम प्योर मिल्क चाहिए, तो ये प्योर मिल्क है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें हम पानी डाल दें तो ये प्योर मिल्क ना होके ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब घुल जाएगा, है तो मिल्क लेकिन घुल गया ना, सो इट इज डाइल्यूट। ओके, ये इसके बाद और वेंटिलेशंस का पर्पस क्या होता है, वेंटिलेशंस का पर्पस और क्या होता है, हमें ऑक्सीजन देता है। टू रेंडर मतलब प्रदान करना, गिवन टू हिम। ओके, रेंडर टू
provide containing insufficient oxygens and prevent such excessive rise of temperatures and humidities. Prevent such of rise of temperatures and ह्यूमिडिटीज। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये ऑक्सीजन के लिए भी। ओके, ये पहला रेगुलेशंस है, पहला पॉइंट। इसको आप घुमा फिरा के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। एक्चुअली पिछले क्लासेस में एक तो जबरदस्ती में लगा हुआ था क्लास को कंप्लीट करने में, प्लस जल्दी में भी था, और मन भी नहीं था। तो ऊपर से साथ साथ जो वेंटिलेशंस की चैप्टर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चैप्टर है, तो नर्वस टाइप में फीलिंग आ रही थी कि कहीं कुछ डाटा गलत हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नर्वस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई, हालांकि कभी कभी होता है कि आपके अंदर वो सारे पोटेंशियल्स है, बट कभी कभी नर्वस या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आती है। बजरंगबली जब समुद्र को लागने की बारी आई थी तो बजरंगबली नर्वस हो गए थे ना। सारी शक्तियां तो है उनके पास, लेकिन भूल गए थे ना। तो एक्साइटमेंट के लिए कैटलिस्ट का काम कौन करे थे? जामवंती जी। ओके, जामवंती जी याद दिलाएं और फिर उनकी नर्वसनेस दूर हुआ और फिर वो पहुंचे लंका। ओके, सेम इट इज उस टाइम। ओके, अच्छा, हाँ, ये लोग या फिर कभी कभी ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। अगर किसी काम को लेके अगर आप में है पोटेंशियल, बट आप ना डर रहे हो और नर्वस हो रहे हो और कॉन्फिडेंस भी आपकी बहुत कम हो रही है, तो ऐसे केस में ना अगर कोई आपके पीठ यानी कि बैक थपथपा दे और कह दे कानों में कि तू कर सकता है, हो जाएगा, टेंशन ना ले, तो डेफिनेटली वो हो ही जाता है। ओके, अच्छा, हवा कितने भेजनी है? वेंटिलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन 153 की माइंस में हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन करते हैं। मतलब एक तरीका है माइंस में हवा भेजने का, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें नॉर्म्स को पूरा करना होता है। ओके, तो हवा कितनी भेजनी होती है माइंस में? ओपन इन्वायरमेंट है, 300-400 फीट नीचे काम कर रहे हैं, 250-300 मीटर डीप में काम कर रहे हैं, तो थोड़ी ना वहाँ ऑक्सीजन आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा जितने की ओपन इन्वायरमेंट में मिल रही है। मिल रही है क्या? नहीं मिलेगा ना। ऊपर से थर्मल कंडक्टिविटी, जीरो थर्मल रेडियो एक्टिविटी, जैसे जैसे डीप जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियो थर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, ऊपर से समर के वेकेशंस में, समर के टाइम में, गर्मी के सीजन में, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए माइंस में हवा भेजते हैं। और हवा कैसे जाता है? MMV, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा पंखा जिससे हवा हम लोग माइंस में भेजते हैं। बहुत बड़ा पंखा, यहाँ मोटर लगा हुआ रहता है, और आपको बताया था भेजने का तरीका भी आपको मैंने बताया था कि कैसे जाता है, और ये कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट होता है। ओके, उस पे ना के हम लोग अब डायरेक्ट पॉइंट्स में आते हैं। बताना होगा क्या? ये आपका माउथ से 10 मीटर के रेडियस पे, 10 मीटर या 13.5 मीटर के रेडियस पे, डिस्टेंस पे इसको फिक्स्ड करते हैं। 1 मिनट 13.5 मीटर होगा, नॉट 10, 30.5 मीटर
या फिर 10 मीटर एक माउथ से दूसरी माउथ का डिस्टेंस होता है। अच्छा ये देख लेना। अच्छा जब इसको भेजते हैं तो उसमें बाद में आएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ऊपर से एक वीडियो इसमें हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक है। तो कैसे हवा और कितना क्वांटिटीज में भेजेंगे, तो सबसे पहला चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर एक वर्कर है तो एक वर्कर को कितना चाहिए हवा, 6 मीटर क्यूब। ओके, अगर 100 वर्कर है तो 100 वर्कर को कितना मीटर क्यूब चाहिए, 600 इंटू 6। ओके, तो कहने का मतलब कि आपको माइनस में हवा भेजना है 6 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ पर पर्सन इन द लार्जेस्ट शिफ्ट इन द लार्जेस्ट शिफ्ट। ओके, 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन के हिसाब से आपको माइनस में हवा डालनी है। लार्जेस्ट शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। ओके, अगर ये फर्स्ट शिफ्ट में हमारा 250 वर्कर डिप्यूट है, सेकेंड शिफ्ट में 300 डिप्यूट है और नाइट शिफ्ट में 200 डिप्यूट है, तो लार्जेस्ट शिफ्ट कौन सा होगा, सेकेंड वाला ना। इसमें कितने पर्सन से, 300 पर्सन से, तो यही है लार्जेस्ट शिफ्ट। ओके, इसमें कंडीशंस भी है, एक और बातें होगी उसको कंप्लीट करके। ये पर पर्सन के हिसाब से यानी कि वर्कर के हिसाब से। अब प्रोडक्शंस के हिसाब से आपका डेली आउटपुट के प्रोडक्शंस के हिसाब से कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट। डाटा प्लस इसका 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर पर टन ऑफ डेली आउटपुट, पर टन ऑफ डेली आउटपुट। मतलब आपकी शिफ्ट में या फिर पूरी आउटपुट अगर आप कैलकुलेट करो तो उस आउटपुट में अगर 1 टन आप माल निकाल रहे हैं तो 1 टन में आपको 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट हवा भेजना है। ओके, दो कंडीशन, 6 मीटर क्यूब पर पर्सन इन दी लार्जेस्ट शिफ्ट और दूसरी 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ द एयर पर टन ऑफ डेली आउटपुट। ठीक, दो कंडीशन। इसके बावजूद भी एक कंडीशन और रख दिया है कि ये दोनों में जो ज्यादा होगा, विच इज मोर, जो ज्यादा होगा उसी को हम लोग लेके चलेंगे। ओके, आप कैलकुलेशन करना चाहोगे तो कर सकते हो। अगर ये कैलकुलेशन 6 मीटर क्यूब है, 100 वर्कर्स आपके अंदर काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 600 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, और अगर 100 टन आपने डेली पर डे के हिसाब से निकाला तो कितना हो जाएगा, इसमें 2.5 ना, 2.5 और एक बिंदु घट गया तो 250 मीटर क्यूब पर मिनट आया। तो भाई ये 250 आया और ये आपका 600, तो ज्यादा कौन हुआ, 600। तो ये है आपका रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा। ओके, ये एक पॉइंट तो हो गई। अब दूसरी पॉइंट कि भाई दूसरी पॉइंट क्या है कि इतना तो ठीक है, हवा भेजना है, लेकिन आपको ये भी देखना है हवा के साथ साथ सारे
मिक्सचर ऑफ गैसेस मिक्स होते हैं। अगर हम ओपन इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है, इनहेल आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस हो रहा है, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है कि आपको लंग्स तक सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाता है, फिल्टर करते हुए लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, CO2 भी पहुंचाता है, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत है वहीं तक। उसके बाद मिक्सचर जो भी गैसेस है वो फिर आपको एक्सहेल कर देता है, मतलब बाहर कर देता है, और बाहर में क्या निकलता है, CO2 प्लस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, तो ओपन इन्वायरमेंट में कभी ये कंसेप्ट में मत रखिएगा कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। ओके, तो ये हो गया। उसके हाँ, ऑक्सीजन हो गया, ये वो हो गया। तो अब जो मिक्सचर ऑफ गैसेस माइंस में जा रही है, तो आपको तो देखना है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में सभी कुछ होगा, तो वो भी डाटा एक स्टैंडर्ड है। अगर ऑक्सीजन माइंस में इन कर रही है तो ऑक्सीजन किसी भी प्लेस में नॉट लेस देन दी 90% या 90.5% है, 90% है, नॉट लेस देन दी 90% ऑफ ऑक्सीजन, नॉट लेस देन ऐसे लिखा गया कि ऐसे देख लेना, नॉट लेस देन दी 90% ऑफ ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन तो हो गई सबसे महत्वपूर्ण, ऑक्सीजन ही हम लोग इनहेल करते हैं, लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, रिएक्शंस करने होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, 0.5% से, डाटा देख लेने दीजिए, हाँ 0.5% ऑफ CO2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.5% of carbon dioxide or any noxious gases. Okay, the air does not contain less than 90% of oxygen or more than 0.5% of carbon, ठीक है, और not more than this one। और अगर आपको ये सिंबल लिखना नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखिए, नॉट लेस देन, लेटर में नॉट लेस देन 90। ये आपका सेकेंड पॉइंट। मैं जरा इंक डाल लेता हूँ। चलिए, बढ़िया, कैमरे में भी बढ़िया तरीके से आ रहा है। एक्चुअली ऐसा है ना कि अभी है नाइट, और नाइट में सब सोते हैं, ठंड का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है नाइट में कि ठंडी की सीजन में सब अपनी गर्म चादर के साथ सोना पसंद करते हैं, बट उसी केस में अगर थोड़ी सी आप आवाज़ करो तो बहुत दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसा क्यों? तो ये आपकी होमवर्क रही कि नाइट में कोई भी आवाज़ ज़्यादा डिस्टेंस कवर क्यों करती है, ज़्यादा दूर तक क्यों सुनाई देती है, और ज़्यादा सुनाई देने के कारण हमें अपने घर में थोड़ा धीमी बातें से क्लास लेना होता है। ओके, क्योंकि बगल में हमारे गार्जियन और फैमिली मेंबर्स सो रहे होते हैं। वैसे अपनी एक
रूम अपना एक पर्सनल है, बट फिर भी आवाज़ें तो जाती है ना। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद दूसरी कंडीशंस क्या है, इसके बाद और कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, नेक्स्ट कंडीशंस है कि जीबीए, जनरल बॉडी ऑफ एयर, जीबीए में, जीबीए मीन्स रिटर्निंग साइड ऑफ जीबीए, हवा अगर इधर से इन कर रही है और इधर से घूम घूम के रिटर्निंग हो रही है, यहाँ से अगर रिटर्निंग है तो रिटर्निंग साइड ऑफ जीबीए, रिटर्निंग साइड ऑफ जीबीए कहीं भी 0.57% ऑफ इनफ्लेमेबल गैस नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए इनफ्लेमेबल गैस, यानी कि CH3 मीथेन 0.75% रिटर्निंग। ओके, does not exceed 0.5, does not exceed 0.5, does not exceed। ओके, उसके बाद इन एनी प्लेस, इन एनी प्लेस कितना, 1.25, यही है ना, यस एग्जैक्टली, ऑफ एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट एंड 1.25 in any place in the mine, the percentage of inflammable gas does not exceed 0. general body of। अच्छा, ये परसेंटेज लिखा नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि 0. does not exceed 0.75 in general body of the air of returning of district and 1.25 in any place of the mine। हाँ, परसेंटेज लिखा तो है स्टार्टिंग दी परसेंटेज ऑफ, तो ये जो 1.25 इन एनी प्लेस इन द माइन वेंटिलेशन। ओके, और ये जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस है ये एनी प्लेस का डाटा है, यानी कि किसी भी प्लेस में 1.25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या आता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। उसके बाद पॉइंट है वेट बल्ब टेम्परेचर, किसी भी जगह पे कितना वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं होनी चाहिए, 33.5%। ओके, और इसके बाद इसमें एक और कंडीशन है कि अगर 30% से ज्यादा, सॉरी, वेट बल्ब इसमें परसेंटेज नहीं होगा, 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, पहला यहाँ देखो, पहला नोटिस करना कि किसी भी जगह पे 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन द केस अगर 30 भी है कहीं पे, 30.5 डिग्री सेल्सियस है कहीं पे या इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ का वेंटिलेशन जो मेंटेन करके रखेंगे वो 1 मीटर क्यूब पर मिनट का डाटा लेके हम लोग वेंटिलेशन को मेंटेन करके रखेंगे। ओके, 33.5 डिग्री सेल्सियस और 30.5 डिग्री सेल्सियस हो तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर मिनट नहीं है, पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ये डाटा क्या लिखा हुआ है, मूविंग नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, एयर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ नॉट लेस देन द वेंटिलेशन करंट ऑफ एयर मूविंग एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद एक और बात है, इन फॉर द इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन BCD of the sub-regulations, air sample and temperature reading should be taken at least one every। अच्छा, एयर सैंपल और टेम्परेचर, एयर सैंपल एंड टेम्परेचर, इसकी डाटा कलेक्शंस कब करनी है, 30 डेज में, एवरी 30 डेज। ओके,
एवरी 30 days। बस इतना ही है और कुछ नहीं। और पिछले क्लासेस में तो हुआ ही था, तो इतनी लंबी खींचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपको वेंटिलेशंस और एयर सैंपलिंग 30 days है ना, ये चेंज होगा। आगे वाले रेगुलेशंस में चेंज होगा, क्योंकि इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये डाटा है। और जहाँ कुछ मैटर गैस वोस निकला तो फिर आपको चेंज होगा, इन्फेक्शंस भी चेंज होगा, डाटा भी चेंज होगा। ओके, तो लगभग क्लास ओवर हो चुकी है। और अगर कुछ बताना है, नहीं, ठीक है, धीरे धीरे आगे। अब हम लोग 144 यानी कि 154 यानी कि मेन एमएमवी के बारे में है। हाँ, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन, उसकी फिटिंग वुटिंग सब है, तो उसमें हम लोग डाटा देखेंगे। ओके, एग्जाम वैकेंसी। हाँ, अब जो वीडियो बनेगी 2-3 दिन के बाद रेगुलेशंस की वीडियो बनेगी। इससे पहले थोड़ी बहुत डिप्लोमा की एक्सप्लोसिव वाली चैप्टर को कंप्लीट करनी है, फिर 3rd ईयर के एग्जामिनेशंस, फिर सेमेस्टर की। तो धीरे धीरे इसको भी कंप्लीट करेंगे। और फिलहाल अब डिप्लोमा की देखेंगे। ओके, तो और कुछ बातें ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हैप्पी सरस्वती पूजा। एंड 26 जनवरी भी आने वाली है, तो 26 जनवरी बाद में पहले सरस्वती पूजा आएगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।